आज की क्लास का पहला सवाल आप लोगों के सामने आ गया है, तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और पहला सवाल आप लोगों से क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले सवाल में पूछा गया है कि वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित दशाओं में जीवों के माध्यम से खाद तैयार करना क्या कहलाता है। सवाल को ध्यान से समझना है। अगर आप सवाल को समझ जाते हैं तो 90% आपका जो जवाब होता है वो सही निकल जाता है। तो ऐसे में आप तुक्का तो लगा सकते हो, लेकिन लापरवाही नहीं कर सकते हो। तुक्का भी लगाओ तो सोच समझ कर लगाना है, ठीक है। लगाने को कोई मनाही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कोई आपको जानता नहीं है वैसे पर्सनली, ठीक है, और ना ही कोई आइडेंटिटी आपकी रिवेल हो रही है, तो आराम से आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, ठीक है। सर दादा सूरजमल की धरती से, भरतपुर से स्वागत है। भरतपुर वालों का आ जाओ भाई, आ जाओ सारे। अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, कोटास, जहां से भी जुड़े हो आप सबका स्वागत है। देखिए पूछा गया है कि वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित दशाओं में जीवों के माध्यम से जो खाद तैयार की जाती है वो अपनी है वर्मी कंपोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप 3 लिख रहे हो या 3 आपने सोचा है तो बिल्कुल सही है। आज की क्लास में मेरे को आपको बताना है कि आपने कितने सवाल सही किए हैं, तो आपको ये भी साथ में ध्यान में रखना है कि कितने सवाल आपके गलत हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि सही ज्यादा करोगे गलत कम करोगे, तो गलत वाले ध्यान में रख लेना, ठीक है। केंचुए की करीब कितनी प्रजातियां पूरे विश्व भर में पाई जाती है। अगर केंचुए की प्रजातियों की बात करें तो पूरे विश्व भर में कितनी प्रजातियां केंचुए की पाई जाती है, 3200, 4200, 1200 या 2100। बड़ा अच्छा और बेहतरीन सवाल है। जब मैंने इस टॉपिक की आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि विश्व भर में केंचुए की कुल 4200 प्रजातियां पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका 2 बिल्कुल क्या है आपका सही उत्तर है। तो बहुत अधिक संख्या में केंचुए की प्रजातियां पाई जाती है, जिनके माध्यम से पिछले लगभग 15-20 सालों से जो है केंचुए के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने का कार्य किया जा रहा है और बहुत अच्छे स्तर पर किया जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कितने प्रतिशत, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कितने प्रतिशत जो है नमी रखना आवश्यक है। भाई वर्मी कंपोस्ट आप खाद तैयार कर रहे हो, तो खाद तैयार जो आप जिस पिट में आप खाद को तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर कितने प्रतिशत नमी की आवश्यकता रहती है, कितने प्रतिशत नमी आपको रखना होता है, ये आपका सवाल है। राधे राधे गुरुदेव, राधे राधे, स्वागत है। सुनीता, बबलू, साहिल, महावीर, नेहा, भोला, विनीता, आप सबका स्वागत है, जितने भी साथी आप सेशन के अंदर जुड़े हो। किरण गौड़, विनीता, राजस्थानी गुड़िया, आप सबका स्वागत है। चलिए एक बार मैं चाहूंगा ना आप अपने स्तर पर क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। पूछा गया वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते समय जो है कितने प्रतिशत नमी की आवश्यकता रहती है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 40% उसके अंदर नमी रहना आवश्यक है। समय समय पर आपको यह चेक करना होता है कि नमी सही है या कम है। अगर कम होती है तो उसके अंदर पानी देने की आवश्यकता रहती है। वैसे आप सबको पता होना चाहिए कि जब वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है तो उसको ऊपर से घास फूस से ढका जाता है, ताकि जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा ना पहुंचे, क्योंकि सीधा पहुंचने से केंचुओं को क्षति पहुंच जाती है, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने में प्रॉब्लम होती है। अगला सवाल पूछा, वर्मी कंपोस्ट खाद पकाने के बाद में किसकी तरह दिखाई देती है। वर्मी कंपोस्ट खाद को अगर आप लोगों ने देखा है तो इस सवाल का एकदम सही जवाब आप दे पाओगे। पूछा है कि जब वर्मी कंपोस्ट खाद आपकी तैयार हो जाती है तो तैयार होने के बाद में वो किस प्रकार की दिखती है, या आपको कैसे पता चलेगा कि वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो चुकी है, कैसे आप इस बात की पहचान करोगे, ये आपका सवाल है और बड़ा अच्छा और बेहतरीन सवाल है। चलिए बताइए सारे, लिखिए लाइव चैट के अंदर। सवाल आपसे पूछा गया बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार। राम राम सर जी, गुलाब नागर, राम राम भाई, स्वागत है आपका क्लास में। और जितने भी प्यारे लाडले साथी जुड़े हैं सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो भी नया है आपने वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सेशन मिलते रहे, आपको आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए इसका देखो सही उत्तर क्या करेंगे। देखो वर्मी कंपोस्ट खाद पकने के बाद में वो हमें चाय की पत्तियों की तरह दिखाई देगी, चाय की पत्तियों की तरह दिखाई देगी। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग बच्चों ने जिन्होंने पहले क्लासें ले रखी है उन्होंने सही उत्तर दिया है कि ऑप्शन 4 करना है, इसके अंदर ऑप्शन डी करना है। तो डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बेसारा राम देवासी, राम राम गुरुजी, राम राम भाई, स्वागत है आपका भी अलवर से। बाबा की जय गुरुदेव। चलो जी, स्वागत है, सबका स्वागत है।
आगे बढ़ जाइए और अगला सवाल देखिए। देखो पूछा गया वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होने के बाद में उसमें कितने प्रतिशत नमी रखना चाहिए। जब हम खाद को बनाते हैं तो हम 40% उसके अंदर नमी रखते हैं बनाते समय। जब प्रोसेसिंग में होती है ना खाद, जब केंचुए खाद तैयार कर रहे होते हैं तो 40% उसके अंदर नमी रखी जाती है। लेकिन जब खाद आपकी तैयार हो जाती है, तैयार करने के बाद में जब आप उसको सुरक्षित रखते हैं तो उस समय जो खाद है उसमें कितनी नमी की आवश्यकता रहेगी, 10, 15, 25 या फिर 40। तो इसका सही उत्तर मैंने आपको पहले भी बता रखा 25%, यानी 20 से लेकर 25% तैयार खाद के अंदर नमी होना आवश्यक है। आपको खाद को ऐसी जगह पर रखना होता है जिसमें 25% नमी रह जाए। अगर आप सूखी जगह पर रख दोगे खाद आपकी सूख जाएगी और सूख कर वो बिल्कुल खराब हो सकती है। तो ऐसे में खाद तैयार होने के बाद में 20 से 25% उसमें नमी होना आवश्यक होता है। ऑलराइट, चलिए जी आगे बढ़िए और अगला सवाल देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यहां पर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते समय किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन से पेड़ की पत्तियां जो है वो वर्मी कंपोस्ट खाद की प्रक्रिया के अंदर वर्जित है, मना है, उनका हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये आपको इस सवाल के अंदर बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। सर जी आपने 15 बताया है। सर जी 15 नहीं बताया है, आपको वो है वाला याद रह गया होगा, हे वाला याद रह गया होगा। उसमें 10 से 15% क्या रहती है, नमी रहती है हे के अंदर। साइलेज में 60 से 70% नमी रहती है और वर्मी कंपोस्ट के अंदर तैयार होने के बाद में 20 से 25% रहती है और तैयार होने के दौरान 40% रहती है। मैंने सबका बता दिया है, ठीक है। गुरुदेव राम राम, स्वागत है मानसी शर्मा। आइए आगे देखिए, इसमें पूछा गया वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते समय किस पेड़ की पत्तियां वर्जित है। तो चीड़ के पेड़ की पत्तियों को वर्जित माना गया। ऑप्शन क्या करेंगे जी, ऑप्शन 3, यानी वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते समय आपको चीड़ की पत्तियां उसके अंदर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि चीड़ की पत्तियों से केंचुओं को नुकसान होता है। वर्मी कंपोस्ट खाद बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पाती है। अगला सवाल देखिए, वर्मी कंपोस्ट खाद में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है। भाई वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जमीन और फसलों को पोषण प्रदान करते हैं। तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और उपरोक्त सभी आपको दिए हैं। तो इसका बताओ मुझे सही उत्तर क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। बबलू भाटी ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 पीछे वाले का बताया, इसका बताया। लिखो जरा, सारे लिखो, है ना। क्या होगा इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन आ गया जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बोला है। और किसने बोला है, सबसे पहले बोला है ऑप्शन डी, मुंशी ने बोला ऑप्शन डी यानी 4। देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और मैग्नीशियम, साथ में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी साथ में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या बोला गया है। वर्मी कंपोस्ट खाद में पोटास की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत तक होती है। भाई पोटास की मात्रा पूछ ली। अभी हमने बात करी थी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम पाया जाता है, अभी हमने बात करी थी। अब आपसे मात्रा पूछ ली है कि भी वर्मी कंपोस्ट खाद में पोटास की लगभग कितनी मात्रा जो है पाई जाती है। ये आपका सवाल बन गया है। क्वेश्चन नंबर लगाया करो सर जी। अरे गलत वाले देख लिया करो, लास्ट में बता दूंगा कितने क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। आप तो गलत वाले याद रखा करो कि गलत आपके कितने हो रहे हैं, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, वर्मी कंपोस्ट खाद में पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो ऑप्शन कर देंगे जी, ऑप्शन नंबर 2 कर देंगे। और 2.5 से 3% जो है ना नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 2.5 से लेकर 3%। आप कहोगे सर पोटास के साथ में फास्फोरस भी तो है, तो फास्फोरस की मात्रा भी इतनी पाई जाती है, फास्फोरस की मात्रा भी इतनी पाई जाती है। फिर मैग्नीशियम की मात्रा भी इतनी ही पाई जाती है, मैग्नीशियम की मात्रा भी इतनी पाई जाती है, ठीक है। कितनी, लगभग 2.5 से लेकर 2% तक। फिर आपसे सवाल पूछा है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है ना। इस तरह का सवाल भी बन सकता है, आप लोगों से पूछेगा कि वर्मी कंपोस्ट खाद में
गोबर खाद की तुलना में कितने गुना अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर गोबर खाद की तुलना में कितने प्रतिशत तक नाइट्रोजन पाया जाता है? नाइट्रोजन का प्रतिशत आपसे नाइट्रोजन पूछा कितने गुना पाया जाता है अगर गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद की बात करें तो 5 गुना, 8 गुना, 11 गुना और 3 गुना ऑप्शन के अंदर आपको मिले हैं। मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। इस प्रकार का सवाल आपको फंसा सकता है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। विनेता, महावीर, साहिल, मनीष, मोहन सिंह, किरण, भोला, क्या होगा सही उत्तर बताइए सारे। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5 गुना। देखो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना नाइट्रोजन पाया जाता है, 5 गुना नाइट्रोजन पाया जाता है, 8 गुना फास्फोरस ज्यादा पाया जाता है। 8 गुना ज्यादा क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। 8 गुना ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है, 11 गुना ज्यादा पोटास पाया जाता है। पोटास का पूछे तो 11 गुना ज्यादा, और मैग्नीशियम का पूछे तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आपका 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान में रखना, यहां से सवाल आपका बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। 5 गुना अधिक पाया जाता है गोबर खाद की तुलना में नाइट्रोजन, 8 गुना अधिक पाया जाता है फास्फोरस, 11 गुना अधिक पाया जाता है पोटास, 3 गुना अधिक पाया जाता है मैग्नीज। किसकी तुलना में? गोबर खाद की तुलना में, ठीक है। इस प्रकार का सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, सोच समझकर आपको जवाब देना है। सवाल आपसे पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्ट खाद में मक्खी मच्छर नहीं बैठते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद आपकी तैयार होने के बाद में आप चेक कर सकते हो कि उसमें मक्खी मच्छर नहीं बैठते हैं। यह इसका एक गुण है, अच्छा गुण है, क्योंकि मक्खी मच्छर उसमें नहीं लगते हैं। इसका क्या कारण होता है ये आपसे पूछा गया है कि इसका मुख्य कारण क्या होता है। देखो सवाल देखो और ऑप्शन पढ़ो। वर्मी कंपोस्ट खाद में बदबू नहीं होती है, वर्मी कंपोस्ट खाद में रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थों की वजह से जो है आपके मक्खी मच्छर नहीं बैठते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद में साइनाइड रहता है। साइनाइड एक क्या होता है? साइनाइड एक जहर होता है, पॉइजन होता है, जिसकी ना सुगंध होती है ना रंग होता है। रंग और सुगंध दोनों ही नहीं होती है, ठीक है। अभी ये केस हुआ था जिसमें एक टॉपर औरत थी एग्रीकल्चर के अंदर, उसने अपने परिवार के 6 सदस्यों की जान ले ली थी इस साइनाइड को मिला के। एक ही घर में अपने ससुराल में सास ससुर की पता नहीं किस किस की जान ले ली। तो साइनाइड एक ऐसा जहर होता है जिसके अंदर क्या नहीं होता है? वर्मी कंपोस्ट खाद में मक्खी मच्छर मारने की दवा मिलाते हैं। बताओ कौन सा सही करोगे आप? राम राम सर जी, स्वागत है भाई, स्वागत है। आइए बताइए इसका क्या होगा आपका सही उत्तर। कि वर्मी कंपोस्ट खाद में मक्खी मच्छर नहीं बैठते, इसका एक गुण है। इसका कारण ये होता है कि उसके अंदर जो है ना बदबू नहीं आती है, बदबू वाली जगह पर ही मक्खी मच्छर ज्यादा होते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 अगर आप कर रहे हो तो। और ये कर रहे हो ना कि वर्मी कंपोस्ट खाद में मक्खी मच्छर मारने की दवा मिलाते हैं। अरे मक्खी मच्छर मारने की दवा जो है ना वो बाद में आगे जो है नुकसान कर देती है ना, तो ये गलत है ना। तो ऑप्शन क्या करेंगे? वर्मी कंपोस्ट खाद में बदबू नहीं आती है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखो आपसे क्या सवाल पूछा गया है। वर्मी कंपोस्ट खाद का एक अवगुण बताना है। क्या बताना है? अवगुण, यानी दोष बताना है कि वर्मी कंपोस्ट खाद का इनमें से कौन सा एक दोष है। पहला सवाल देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, वर्मी कंपोस्ट खाद मिट्टी की संरचना को बनाए रखता है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट खाद मिट्टी के विन्यास को बनाए रखता है, फिर वर्मी कंपोस्ट खाद मिट्टी के वतन नहीं बल्कि वातन है। वातन और जल धारण, वातन और क्या है साथ में? वातन और जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है। इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका मैं देखूंगा कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। अब वही सही देगा ना जो सही से पढ़ेगा, सही से समझेगा। बताओ जी। मानसी, मुंशी, मोहन, किरण, भोला, महावीर, विनीता, देवांशु, हेमराज, लिखो जरा सही उत्तर क्या बताओगे इसका। पूछा देखो क्या गया है कि वर्मी कंपोस्ट खाद का एक अवगुण बताना है, दोष बताना है आपको। और ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों की तीनों गुण है, ये विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन 4 करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो विशेषताओं का ध्यान रखना। वर्मी कंपोस्ट खाद मिट्टी की संरचना को बनाए रखता है, मिट्टी के पीएच मान को भी संतुलित करता है। वर्मी कंपोस्ट खाद मिट्टी के विन्यास को बनाए रखता है। वर्मी कंपोस्ट खाद वातन और जल धारण की क्षमता को भी बढ़ाता है। तीनों विशेषताएं हैं।
अच्छे गुण है, तो ऑप्शन इसमें करेंगे 4 वाला, ठीक है, ऑप्शन 4 करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए जरा, अगला सवाल देखिए, आपसे क्या पूछा गया इसके अंदर, वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आपको नहीं आता है आप पीछे खिसक जाते हो, वो आप बताते नहीं हो, ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आपको नहीं आता है आप वो सवाल छोड़ रहे हो। तुक्का लगाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार गलत होगा तुक्का लगाओ, दूसरी बार गलत नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए आपको गलत अगर नहीं आता है तो भी आपको अपनी तरफ से कोशिश करके लगाना है, उत्तर लिखना है, ठीक है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की कितनी विधियां प्रचलित है, विधियां कितनी प्रचलित है, ये आपका क्या है, सवाल है। कितनी विधियां प्रचलित है, ये आपका क्या है, सवाल है। वर्मी कंपोस्ट खाद कितनी विधियों से बनाया जाता है, ये मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझा रखा। देखो 1 2 3 4 दिया, ऑप्शन करेंगे 2 विधियां हैं। एक विधि तो है आपकी इंडोर, एक विधि तो कौन सी है आपकी, इंडोर विधि, और एक विधि है आपकी आउटडोर। इंडोर और आउटडोर, ये 2 तरह की विधियों के द्वारा जो है ना, 2 तरह की विधियों के द्वारा जो है वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। तो 2 विधियां हैं, इंडोर विधि और आउटडोर विधि। फिर देखिए जी, अगला सवाल क्या पूछा है, केंचुए के प्रजनन में सहायक होता है। भाई केंचुए के प्रजनन में कौन सहायक होता है, केंचुए के प्रजनन में कौन सहायक होता है, इनमें से हवा, तापमान, नमी एवं खाद या उपरोक्त सभी। केंचुए के प्रजनन में कौन सहायक होता है, ये आपको बताना है इसके अंदर। लिखिए जरा, मेला तुक्का सही है। अच्छा, राहुल पुरोहित, कोई नहीं, तुक्का सही है तो फिर याद भी रख लेना, आगे काम आएगा। क्लास का टाइम है 7:30 बजे का, शाम को 7:30 बजे। हमारे धोरा क्लासेस पर पशु परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 4 क्लासें हो रही है। एक सुबह 10 बजे साइंस की क्लास होती है, उसके बाद आपकी 4 बजे नए राजस्थान जीके की क्लास होती है, जिसमें नया राजस्थान जीके बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। उसके बाद 7:30 बजे पार्ट बी की क्लास होती है, उसके बाद में 8:30 बजे यस सर की राजस्थान जीके की क्लास होती है। इस प्रकार से आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, और कोर्स मात्र 599 में आपको धोरा क्लासेस पे मिल रहा है, जिसमें बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो। यहां पर लिखेंगे उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 कर देंगे, हवा, तापमान और नमी और खाद, ये केंचुए के प्रजनन में सभी सहायक होते हैं। ऑप्शन क्या कर देंगे, ऑप्शन डी करेंगे भाई, डी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मैं देखूंगा ना कितने लोग सही जवाब देते हैं। देखो सवाल पूछा है कि केंचुए अपनी संख्या में किस प्रकार वृद्धि करते हैं। केंचुए प्रजनन के माध्यम से ही वृद्धि करेंगे, तो किस प्रकार वृद्धि करते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, गुणात्मक या उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कमल, प्रजापत, अंजू, मीणा, राहुल, सही आंसर बताओ। क्या पूछा गया है, ऋणात्मक, धनात्मक, गुणात्मक, उपरोक्त सभी। केंचुए अपनी संख्या में किस प्रकार की वृद्धि करते हैं, ये मैंने बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था थ्योरी। ऑप्शन 3 हो जाएगा कि वो वृद्धि करते हैं गुणात्मक, ऑप्शन करेंगे 3। अब देखो सरकारी ऑप्शन में चले गए आप लोग, गलत बात है। ऋणात्मक कैसे हो सकता है, ऋणात्मक मतलब घटाना, घटाकर वृद्धि करते हैं क्या, नहीं हो सकती घटाकर वृद्धि, तो ये तो है ही गलत, ठीक है। धनात्मक यानी जोड़ जोड़ कर नहीं, गुणात्मक वृद्धि करते हैं, गुणात्मक वृद्धि। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, देखो सवाल क्या है, व्यवसायिक अथवा आर्थिक उद्देश्य से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में कितनी परतें बनाई जाती है। ये बिजनेस वाला आइडिया हो गया। अगर आप बिजनेस करने के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद को तैयार कर रहे हो, तो आपको जो है आउटडोर या इंडोर जिस भी विधि का आप यूज करोगे, आउटडोर होता है, अधिकांश विधि में आउटडोर विधि का यूज किया जाता है, तो उसके अंदर कितनी परतें बनाकर जो है आप वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करोगे, और ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको भी बता दूंगा। सबका सही था ये तो चलो डी गलत है, एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है। इसका देखो क्या बताओगे, व्यवसायिक और आर्थिक उद्देश्य से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है, तो बड़े स्तर पर तैयार की जाती है। तो बड़े स्तर पर जब तैयार की जाती है, उसके अंदर 6 परतें बनाई जाती है। ऑप्शन क्या करोगे, ऑप्शन 4 करोगे, 6 परतें बनाई जाती है। और 6 परतें बनाकर जो वर्मी कंपोस्ट खाद का पिट तैयार किया जाता है, उसके अंदर वो चलता रहता है, निरंतर जो है खाद बनती जाती है, नया गोबर डालते जाते हैं, नई खाद बनती जाती है, तो ये प्रोसेसिंग चलती रहती है, काम आसान हो जाता है। तो 6 परतें कुल
बनाई जाती है। ये मैंने डिटेल में आपको क्लास के अंदर समझाया हुआ है। फिर देखो सवाल इससे संबंधित ही आपसे पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की विधि में सबसे निचली परत, सबसे जो निचली परत है, सबसे निचली परत को क्या बोला जाता है? सॉफ्ट बेड, हार्ड बेड, सॉलिड बेड या इनमें से कोई नहीं। जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आपने जो गड्ढा बनाया है, उस गड्ढे में सबसे नीचे जो आप परत बनाओगे वो परत आपकी किस प्रकार की होगी? ये आपका सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है और सही आपको जवाब देना है, लिखते जाइए। तोड़ा राय सिंह, रमेश कुमार, किरण, सुमन, जो भी नए साथी आए हैं ना सेशन को जरूर लाइक और शेयर करें, है ना। चलो ऑप्शन क्या करोगे? सॉलिड नहीं होगा, हार्ड बेड होगा। वो ऑप्शन क्या करेंगे? 2 कर देंगे। यानी सबसे नीचे जो बेड बनेगा, सबसे नीचे जो परत बनेगी, पहली परत, वो हार्ड बेड कहलाती है। कंकर, मिट्टी, पत्थर के रोड़े या ईंट के चूरे इत्यादि से वो बनती है। इस प्रकार से बनती है कि वो पानी अगर ज्यादा हो तो वो पानी का रिसाव कर सके अंदर से, ठीक है। तो विशेष तौर से पानी को मद्देनजर रखते हुए ये परत बनाई जाती है। और जो लास्ट वाली परत होती है, उसके बाद में जो परत बनती है, उसके अंदर इस प्रकार के खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे बाजरे का भूसा वगैरह हो गया। इस प्रकार के पदार्थ डाले जाते हैं जिनको गलने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। उसके बाद में ऊपर गोबर वगैरह डाला जाता है जिससे खाद तैयार होती है। तो इस प्रकार से कुल 6 परतें आपकी बनाई जाती है। आगे देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि वर्मी कंपोस्ट बनाने में कितने समय के बाद में क्यारी को खाली कर हार्ड बेड नया बिछाना चाहिए? भाई कितने समय बाद में क्यारी को खाली करके हार्ड बेड नया बिछा देना चाहिए? अभी हमने बात करी सबसे निचला बेड होता है हार्ड बेड, तो कितने समय बाद में हार्ड बेड को बदल देना चाहिए ताकि जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन है वो आपका बढ़िया तरीके से होता रहे? समय आपको बताना है। 2 से लेकर 4 माह, 4 से 6 माह, 6 से 9 या 1 साल, कितने समय बाद में हार्ड बेड को बदल देना चाहिए? जी बिल्कुल, जो ऑप्शन वर्णन करने के लायक होते हैं उनका वर्णन कर देते हैं, जो नहीं होते हैं उनको छोड़ देते हैं। इसका बताओ क्या करोगे आप? इसका देखो सही उत्तर हो जाएगा 6 से 9 माह में। ऑप्शन क्या करेंगे? 3। 6 से 9 माह के बाद में जो आपका हार्ड बेड होता है उसको बदल देना चाहिए ताकि उत्पादन जो है वो आपका बेहतरीन होता रहे, वर्मी कंपोस्ट आपका अच्छे से तैयार होता रहे। अब देखो सवाल आपसे क्या पूछा है कि सब्जी की फसलों के अंदर प्रति बीघा कितनी वर्मी कंपोस्ट खाद की आवश्यकता रहती है? सब्जियों की जो फसलें होती है ना, उनमें आपको क्या करना है? उनमें आपको प्रति बीघा के हिसाब से बताना है कि प्रति बीघा कितनी वर्मी कंपोस्ट खाद डालनी चाहिए सब्जियों की फसलों के अंदर। और ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है और सोच समझकर आपको जवाब देना। मुझे लगता है ये तो तभी आ पाएगा जब आप पढ़ के जाओगे। बिना पढ़े अगर आप देखोगे तो ये सवाल पक्का आपके गलत ही होंगे, क्योंकि इनके अंदर तुक्का चलने वाली गुंजाइश भी नहीं बचती है। सही उत्तर क्या करोगे? सब्जी के अंदर देखो, सब्जी की फसलों के अंदर प्रति बीघा में 6 से 8 क्विंटल, यानी ऑप्शन क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। 6 से 8 क्विंटल खाद की आवश्यकता रहती है। 10 किलो तक खाद जो है ना, ये डाली जाती है जो फलदार पेड़ होते हैं, ठीक है। फलदार पेड़ों में 1 से लेकर 10 किलो तक जो है वर्मी कंपोस्ट खाद डाली जाती है। 3 से 4 क्विंटल जो है खाद्यान्न फसलें जो होती है, खाद्यान्न फसलों में प्रति बीघा बता रहा हूं ये, ठीक है। ये प्रति पेड़ है। और 100 ग्राम जो है ना, 100 ग्राम ये डाली जाती है जो किचन गार्डन होते हैं ना, किचन गार्डन और गमलों के अंदर, किचन गार्डन और गमलों के अंदर जो खाद है वो 100 ग्राम खाद डाली जाती है वर्मी कंपोस्ट। इस प्रकार से खाद डाली जाती है, मात्रा का ध्यान रखना, ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे देखिए अगला सवाल क्या पूछा गया है। देखो ये भी बहुत अच्छे लेवल का सवाल है और इस प्रकार के सवाल परीक्षा में आने की बहुत अच्छी प्रबल संभावना रहेगी। वर्मी कंपोस्ट खाद में ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है जो मृदा का पीएच मान क्या करता है? पीएच मान संतुलित करने का काम करता है। ये बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल है, ये बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल है। जय श्री कृष्णा गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, स्वागत है। बताइए। आगी सर जी, मैं भी आगी। अच्छा
ठीक है, देखो वर्मी कंपोस्ट खाद में ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है जो मृदा का पीएच मान संतुलित करने का काम करता है? हार्मोस, फार्मोस, बेक्टासिस या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल है, सारे लोग मिलकर जवाब दोगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्मोस। देखिए हार्मोस जो है ना, ये एक जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु जो है ना, ये काम करता है मृदा का पीएच मान संतुलित करने का। और एक एसिड पाया जाता है जिसको हर्मिक एसिड बोलते हैं। एसिड भी ध्यान रखना, हर्मिक एसिड पाया जाता है। हर्मिक एसिड पाया जाता है जो वर्मी कंपोस्ट खाद में होता है, जो मृदा का पीएच मान संतुलित करता है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना जो मृदा के पीएच मान को संतुलित करता है, हर्मिक एसिड और हार्मोन्स। दूध दोहन की कितनी विधियां प्रचलित है? मुझे लगता है कि ये सवाल आप में से कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि दूध दोहन की दो विधियां प्रचलित है। दो कौन कौन सी विधियां हैं? दो विधियों की बात करें तो एक तो होता है मशीन द्वारा, मशीन विधि। एक तो कौन सी विधि होती है? एक तो होती है जी आपकी मशीन विधि, और दूसरी आपकी कौन सी विधि होती है? दूसरी विधि की बात करें तो हस्त विधि होती है। दूसरी विधि की बात करें तो कौन सी होती है? हस्त विधि होती है। आपसे पूछेगा हस्त विधि के द्वारा कितने प्रकार से दूध निकाला जाता है? तो 3 प्रकार से। हस्त विधि के अंदर एक तो आती है चुटकी, चुटकी द्वारा दोहन करना, चुटकी द्वारा दूध निकालना। एक आती है अंगूठा विधि, यानी अंगूठे के द्वारा, अंगूठा काम में लेते हुए दूध निकालना। और एक आपकी आती है पूर्ण हस्त विधि। कौन सी आती है? पूर्ण हस्त विधि। ये 3 विधियां आपकी आ जाती है किसके अंदर? हस्त विधि के अंदर। मुख्य रूप से 2 ही विधियां हैं, मशीन विधि और हस्त विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए आप सब ने मुझे लगता है सही जवाब दे दिया है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगर ऑप्शन 2 कह रहे हो तो बिल्कुल सही है, एकदम सटीक उत्तर है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। इसमें पूछा गया है प्रत्येक थन में पाई जाती है। प्रत्येक थन में क्या पाई जाती है? एक थन नलिका, एक थन सिस्टन, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? प्रत्येक थन के अंदर, जो थन होता है गाय भैंस का, उस थन के अंदर क्या पाई जाती है? एक थन नलिका, एक थन सिस्टन, एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताना है। सरबन जाट पूर्ण हस्त विधि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए पार्ट बी की क्लास है जिसमें पशुपालन आपको दिया गया है। सही उत्तर कर देंगे ऑप्शन नंबर 3। प्रत्येक थन के अंदर आपको पता होना चाहिए, जब हमने दुग्ध दोहन पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया था कि किस प्रकार से जो अयन होता है वो अयन बना हुआ होता है, किस प्रकार से दूध बनता है, किस प्रकार से दूध जो है वो निकलता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो प्रत्येक थन में एक थन नलिका, एक थन सिस्टन जो है पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक ग्रंथि सिस्टन में लगभग कितना दूध एकत्रित करने की क्षमता रखती है? एक ग्रंथि सिस्टन जो होती है, एक ग्रंथि सिस्टन लगभग कितना दूध एकत्रित करने की क्षमता रखती है? ये आपका सवाल है। 200 से 400 ग्राम, 400 से 500, 500 से 600 या 1 किलो? एक का पूछा है, एक ग्रंथि सिस्टन का आपसे पूछा है। ठीक है, ग्रंथि सिस्टन के अंदर दूध स्टोर होता है, फिर थन के माध्यम से दूध निकलता है। तो एक ग्रंथि सिस्टन के अंदर लगभग कितना दूध होता है जी? ऑप्शन कर देंगे 3। 500 से लेकर 600 ग्राम तक एक सिस्टन ग्रंथि के अंदर जो है दूध आपका होता है, स्टोर करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन कह रहे हो ना सी, तो बिल्कुल सही हो। सी बोला है रवीना ने, श्रवण ने, आर के शर्मा ने, अमन खान ने। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। प्रत्येक ग्रंथि सिस्टन में कितनी दूध नलिकाएं आकर खुलती है? ये आपका सवाल है। प्रत्येक जो ग्रंथि सिस्टन होती है, ग्रंथि सिस्टन के अंदर दूध इकट्ठा होता है जो थन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो ग्रंथि सिस्टन के अंदर कितनी दूध नलिकाएं आती है, ये आपका सवाल है। लगभग बताना है। 10 से 20 नलिकाएं, 20 से 30 नलिकाएं, 12 से 50 नलिकाएं, या 12 से 60 नलिकाएं, ये आपका सवाल है। पवन कुमार, अमन खान, पवन खुशवा, किरण, विजय, सुमन, रवीना, बेसारा, पवन कुमार, सरवन, आर के शर्मा, जाट। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। देखिए प्रत्येक ग्रंथि सिस्टम में कितनी दूध नलिकाएं आकर खुलती है? तो 12 से 50 जो है ना, 12 से 50 दूध नलिकाएं आकर ग्रंथि सिस्टम के अंदर खुलती है, जिनके माध्यम से दूध का क्या है, ग्रंथि सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, रिसाव होकर।
क्या लिख रहे हो? चलो जी आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। मशीन द्वारा दूध दोहन की विधि के बारे में असत्य कथन को छांटना है। जो कथन गलत है, जो सही नहीं है, उस कथन को छांटना। पहला देखिए बोल रहा है समस्त दूध उत्पादन में सहायक होती है कौन सी विधि? मशीन विधि। दूसरा, श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि मशीन से काम हो जाता है। तीसरा, कम दूध दूने वाले पशुओं को दूध आसानी से निकाला जा सकता है, दूध शीघ्रता से निकलता है। असत्य कथन आपको छांटना है, कौन सा होगा ये बताना है। मुंशी सुमन विजय लिखिए फटाफट, सही उत्तर क्या हो जाएगा? जय दादा सूरजमल की, जय दादा सूरजमल की भाई स्वागत है भरतपुर वालों का। गलत हो गया गुरुजी, तुक्को लगा सका के तुक्को लगा सको, कोई मनाई को नहीं था तुक्को लगाने की, लेकिन तुक्को था ना सोच समझ लगाणु है। तुक्को एक बार ही लगाणु है, बिके बाद में वो सवाल था ना याद भी रखना है। आप प्रैक्टिस करो, तुक्का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुक्का लगाने के बाद में आपका सवाल गलत नहीं होता। ऐसे में आप प्रैक्टिस के दौरान अच्छे से तुक्का लगाओ, सोच समझ कर लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करें इनमें से मशीन द्वारा दूध दोहन की विधि में गलत कथन की, तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो इसमें बोला गया है कि कम दूध वाले पशुओं का दूध आसानी से निकाला जा सकता है, ये बात गलत है। अगर कम दूध देने वाला पशु है तो उसका दूध मशीन से नहीं निकालना चाहिए, हाथ से निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कम दूध होने की वजह से मशीन जो है दूध जल्दी खींच लेती है और उसके बाद में जो खून है वो खींचने लग जाती है, तो खून जो है वो मशीन खींच लेती है। इस वजह से कम दूध देने वाले जानवरों के अंदर ये रिस्क रहती है कि आप मशीन द्वारा दूध दूते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में ये वाला कथन यानी 3 नंबर वाला कथन क्या हो जाएगा अपना? असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है दूध, यहां पे दूध है भाई, ध्यान रखना। दूध दोहन की कौन सी विधि में थन में गांठ पड़ने की संभावना नहीं रहती है? नकारात्मक सवाल बोला गया है। कौन सी ऐसी विधि है जिसमें थन में जो है गांठ पड़ने की संभावना नहीं रहेगी? देखो बहुत बार क्या होता है, गलत तरीके से दूध दोहन किया जाता है तो अयन के अंदर, थन के अंदर गांठ पड़ जाती है, थनैला रोग हो जाता है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी विधि है जिससे गांठ पड़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है? ये आपको बताना है। चुटकी विधि, अंगूठा विधि, सरल विधि या दूध पूर्ण हस्त विधि? बिल्कुल, अगर कम दूध देने वाले पशु है तो आप मशीन का यूज नहीं करोगे, खून आने लगता है, बिल्कुल सही बात है। लिखिए इसका। अगर टेस्ट में मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जितने भी नए साथी है ना वो पहले क्लास को देख ले। अगर बढ़िया लगे, आपको लगे तैयारी हो जाएगी, तो फिर आप चैनल के साथ में जुड़े, धोरा क्लासेस के साथ में जुड़े। ठीक है, चलिए इसका देखो सही उत्तर हम क्या करेंगे। पूर्ण हस्त विधि एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से दूध निकालते हैं तो गांठ पड़ने की संभावना नहीं रहती है। इस विधि के अंदर जो पशु है उसको आराम मिलता है दूध निकालने से। ठीक है, यानी पशु को आराम महसूस होता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है पूर्ण हस्त विधि की। ऑप्शन क्या करेंगे? 4 कर देंगे, और 4 बिल्कुल सही है। श्रवण जाट भाद्रा वालों का भी सही है भाई। अगला सवाल देखो, स्वच्छ दूध का पीएच मान कितना होता है? ये बहुत बेहतरीन और जबरदस्त सवाल है। स्वच्छ दूध का पीएच मान आपसे पूछा है। देखता हूं किस किस का सही उत्तर इसके अंदर आता है, किस किस का सही उत्तर इसके अंदर आता है। जबरदस्त सवाल है, बताओ। देखो एक चीज मैं आपको यहां पर नोट लगा के बता दूं, बकरी एक तो ध्यान रखना है, बकरी, और एक ध्यान रखना है बकरी और थनैला, बकरी और थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध का पीएच पूछ लेगा। दूध का पीएच मान 7.4, 7.4 हो गया तो क्या हो गया? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। इसका जवाब आपने लिख दिया होगा कि स्वच्छ दूध का सामान्य पीएच मान होता है 4.4 से लेकर 6.7, यानी ऑप्शन क्या कर देंगे? 2। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर 2 लिख रहे हो तो बहुत सही उत्तर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
बकरी का क्षारीय होता है। बकरी का और थनैला रोग से अगर कोई पशु पीड़ित है, ग्रसित है, तो उसके दूध का जो पीएच मान है वो बढ़ जाता है, क्षारीय हो जाता है, 7.4 तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है सामान्यतः दूध की प्रकृति कैसी होती है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो दूध की प्रकृति आपसे पूछेगा अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सही उत्तर आप में से कौन लिख सकता है इसका? क्षारीय, बकरी का क्षारीय। ठीक है, वेरी गुड। इसका बताओ जल्दी, क्या पूछा गया है कि सामान्यतः दूध की प्रकृति कैसी होती है। अभी हमने बात करी थी कि सामान्यतः दूध जो है वो 6.4 से 6.7 के पीएच का होता है। तो 7 से अगर कम पीएच का दूध है तो वो क्या होगा? वो अम्लीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए कर देंगे। लेकिन अगर आपका पशु किससे बीमार हो गया है, थनैला रोग से ग्रसित हो गया है, या दूध बकरी का है, तो बकरी के मामले में स्पेशल ध्यान रखना है, बकरी के दूध का पीएच जो है वो 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा है सामान्यतः दूध का संग्रहण कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। दूध का जो संग्रहण किया जाता है वो कितने डिग्री तापमान पर किया जाता है, ये आपका सवाल है। -5 डिग्री, 5 डिग्री, -100 डिग्री, या 100 डिग्री। बहुत अच्छा सवाल है, मैं देखूंगा कितने लोग सही, अगर सोच समझ कर जवाब देते हो तो मुझे लगता है एकदम सही और सटीक जवाब आपका हो जाएगा। इसका लिखिए पवन कुशवाहा, विजय प्रताप, रियांसी, जिंदगी, मोनिका। चलिए बताइए, जितने भी नए बच्चे हैं आप सबका स्वागत है ना धोरा क्लासेस आपके अपने परिवार में। लगातार धोरा क्लासेस पर पशु परिचर की 4 क्लासें आपको दे रहे हैं। 4 क्लासों में सुबह 10 बजे साइंस की क्लास होती है, फिर 4 बजे राजस्थान जीके की, फिर 7:30 बजे पार्ट बी पशुपालन की, और उसके बाद 8:30 बजे अभी मेरे बाद में राजस्थान जीके आर्ट कल्चर हिस्ट्री की शानदार क्लास, व्याख्यात्मक क्लास। चलिए अभी देखो, इसमें सही उत्तर 2 कह रहे हो तो बिल्कुल सही है। 5 डिग्री, अरे दादाजी 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है, दूध उबल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस, -100 तो जम जाता है, एकदम बर्फ बन जाती है। जैसे -196 डिग्री सेल्सियस पर वीर्य को रखा जाता है, वीर्य को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तरल नत्रजन के अंदर जिसमें एलन भरी जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन भरी जाती है। तो ये तो बहुत माइनस का टेम्परेचर हो गया। ये 100 डिग्री, इसका मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो 100 वाला तो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी दूध उबलने लगता है, -5 डिग्री भी नहीं। ये 2 ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको सामान्य रूप से 5 डिग्री टेम्परेचर पर दूध को जो है रखा जाता है। चलिए क्या लिख दोगे? 5 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। दूध का निर्माण किस हार्मोन की सहायता से होता है? इनमें से ऐसा हार्मोन बताना है जो दूध निर्माण में सर्वाधिक क्या होता है? सहायक होता है। पहला दिया ऑप्शन प्रोलैक्टिन, फिर दिया है ऑक्सीटोसिन, फिर दिया है एड्रिनल, और फिर दिया है लैक्टोज। और ऐसा सवाल आएगा ना तो फिर आप देख लेना गलत होने की संभावना रहेगी, तो गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, आज करवा चौथ माता की जय, आप सबको करवा चौथ की शुभकामनाएं, बधाइयां। ठीक है, मैरिड लोगों को भी, अनमेरिड लोगों को भी, सबको शुभकामनाएं करवा चौथ की। ठीक है, देखो पूछा क्या गया है ना, सवाल में पूछा गया कि दूध निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, गलत लिख रहे हो, सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पशु शरीर के अंदर दूध निर्माण करने में सहायक होता है। ऑप्शन कर देंगे 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। लैक्टोज जो है ना, ये दूध को क्या बनाता है? दूध को ये मीठा बनाने का कार्य करता है। बाकी अगले सवाल में चर्चा करेंगे। अगला सवाल देखो, दूध उतारने या यहां पर है पावसने, पावसना बोलते हैं ना, जब पशु जो है आपका दूध देने को राजी होता है उसको पाउसना बोलते हैं। तो दूध उतारने या पाउसने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, ये आपका सवाल है। दूध उतारने में या पाउस आने के अंदर कौन सा हार्मोन काम करता है? एड्रिनल, क्लोराइड, लैक्टोज या ऑक्सीटोसिन? अब बताओ मुझे इसका सही जवाब क्या लिखोगे? भैरू जी महाराज की जय।
ठीक है भाई, लिखिए जल्दी, इसका क्या होगा? अमन, विकास, चलती फिरती, आफत, ऑलराउंडर, रियांसी, सुमन, साहिल, क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल सही आ गए आप, ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो दूध उतारने या पोज करने में क्या करता है? आपकी सहायता करता है। तो बिल्कुल आप सही लिख रहे हो, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वेरी गुड। क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल 4 नंबर वाला सही हो जाएगा। दूध चढ़ाने में एड्रिनल जो है ये सहायक होता है, चढ़ाने में। जो अगर आपका पशु जो है वो दूध चढ़ा रहा है तो चढ़ाने के अंदर एड्रिनल हार्मोन काम कर रहा है। फिर 1 लीटर दूध उत्पादन हेतु एक पशु को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? कितना प्यारा और बढ़िया सवाल पूछा है, जरा ध्यान दो कि 1 लीटर दूध पशु जब उत्पादित करता है तो 1 लीटर दूध में पशु को कितने लीटर पानी की आवश्यकता रहती है? ये सवाल है, लीटर में आपको बताना है, यानी ये यूनिट क्या रहेगी? लीटर के अंदर रहेगी। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 7 से 8 आपको ऑप्शन के अंदर दिया। कितने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी? जरा ध्यान दो। सर मैं आपकी न्यू स्टूडेंट हूं, प्रियंका चावला, आपका स्वागत है क्लास में। इसका बताइए फटाफट, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 लीटर दूध उत्पादन के अंदर पानी की कितनी आवश्यकता पड़ती है? तो इसका जवाब सही सही क्या हो जाएगा जी? लिखो सारे। आया नहीं है अभी तक, मुझे लगता है सटीक उत्तर नहीं आया है। 3 अगर आ गया, 3 आ गया, 3 या 4, देखो बड़े होशियार हो रहे हो ना, दोनों ऑप्शन लिख रहे हो या 3 से 4 लीटर लिख रहे हो? अगर लीटर लिख रहे हो तब तो ठीक है, अगर 3-4 ऑप्शन लिख रहे हो तो फिर गलत है, क्योंकि 3 या 4 दोनों नहीं लिख सकते। 3-4 लीटर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है एक जानवर को 1 लीटर दूध के उत्पादन करने के अंदर। अगला सवाल है, दूध से प्राप्त होने वाली ऊर्जा में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है और कितना होता है, ये भी पूछ लेगा। किसका होता है और कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा और कैल्शियम आपको दिया है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। दूध के संबंध में इसी तरह के सवाल बनेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधा आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी से जो बच्चे ढंग से तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर बहुत शानदार जबरदस्त सिलेक्शन वाला जाएगा। और एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बच्चों का कंपटीशन है। ऐसे में अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हो सीरियसली तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी तैयारी और प्रैक्टिस होगी ना उतनी ही संभावना अधिक होगी सिलेक्शन की। तो ऐसे में अभी से पढ़ो, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, बर्डन नहीं बनेगा। देखो यहां पर तो सही उत्तर हम क्या लिखेंगे? वसा 55 से 60%। देखो वसा 55 से लेकर 60% तक पाई जाती है। तो दूध में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। वसा का 55 से 60% पाया जाता है। कैल्शियम दिया जाता है पशु को दूध निर्माण में, यह सहायक होता है, यानी अधिक दूध उत्पादन करना हो तो उसको कैल्शियम दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, 1 ग्राम दूध में लैक्टोज से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? आपको पता है कि लैक्टोज जो होता है वो दूध को मीठा बनाने का कार्य करता है। तो 1 ग्राम दूध से लैक्टोज से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम दूध में लैक्टोज कितना होगा? लैक्टोज कितनी कैलोरी ऊर्जा बनाएगा, यह सवाल है। 4 किलो कैलोरी, 3.5 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी या 1 किलो कैलोरी? यह भी बहुत बेहतरीन वाला सवाल है। आज क्वेश्चन सही है सर जी। अच्छा, परीक्षा के फॉर्म की डेट आ गई क्या? कहीं देखा कि 11 तारीख से इसके फॉर्म शुरू होंगे। 11 का तो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन इतना है कि दिसंबर के अंदर आपके फॉर्म शुरू हो सकते हैं वापस, है ना, दिसंबर में। बताओ इसका सही क्या होगा? देखो क्या पूछा गया है, 1 ग्राम दूध लैक्टोज से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 किलो कैलोरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी 1 ग्राम दूध में लैक्टोज से 4 किलो कैलोरी क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका बेहतरीन हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। देखो सवाल पूछा, दूध में मीठापन किसके कारण होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। दूध के अंदर मीठापन किसके कारण होता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज? ये बड़ा बेहतरीन वाला सवाल है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। गुरुजी राम राम, स्वागत है बिट्टू आपका क्लास में। विकास अग्रवाल, क्या हो जाएगा इसका? लिखो शब्दा गलत। शब्दा गलत हो गया क्या? चलो अब सब सही कर लेंगे, क्योंकि एक बार ही गलत होता है, दोबारा थोड़ी गलत होता है। तो एक बार गलत हो जाता है तो होने दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
चलो एक बार फटाफट लिखो सारे, यस लिखो। अगर मजा आ रहा है इस टेस्ट के अंदर तो सारे फटाफट यस लिख दो, ठीक है। हाँ, इसका जवाब लिखते जाओ साथ में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन क्या आ गया जी? ऑप्शन आ गया जी लैक्टोज यानी सी। लैक्टोज किस से मिलकर बनता है? लैक्टोज जो है ना वो भाई इन दोनों से मिलकर ही बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। लैक्टोज और लैक्टोज दूध को क्या करता है? मीठा बनाता है। अगला सवाल है, दूध में इनमें से कौन से तत्व की कमी होती है? भाई दूध के अंदर ऐसा तत्व बताओ जिसकी कमी होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और वसा आपको दिया है, तो दूध में कौन से तत्व की कमी होती है इनमें से? ये आपको छांटना बड़ा अच्छा और जानदार वाला सवाल है। अब मेरा गलत हो गया, आयरन। चलो इसका बताओ क्या होगा? दूध में इनमें से कौन से तत्व की कमी होती है? आयरन लिखा किसी ने? आयरन लिखा है क्या किसी ने? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आयरन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम, फास्फोरस और वसा ये तीनों भरपूर मात्रा में होते हैं। आयरन और आयोडीन इनकी कमी रहती है। आयरन व आयोडीन, आयरन और आयोडीन की दूध के अंदर क्या होती है? कमी होती है। कैल्शियम, फास्फोरस और वसा दूध के अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गाय की कौन सी नस्ल का दूध सर्वाधिक मीठा होता है? ये बताओ जरा, ऐसी गाय की नस्ल जिसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है। आपने नस्लें पढ़ी थी, मैंने आपको नस्लों के बारे में डिटेल से बताया था। तो यहां मुझे बताओ कि कौन सी गाय का दूध सर्वाधिक मीठा होता है? आयोडीन, नमक, साहीवाल। ऑप्शन क्या कर देंगे? दो। साहीवाल जो गाय है ना, इसका दूध मीठा होता है क्योंकि इसके दूध में जो है ना, इसके दूध में लैक्टोज की मात्रा अच्छी होती है, लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है। इस वजह से इसका जो दूध होता है वो मीठा हो जाता है, ठीक है। चलो जी, बात समझ आ गई। तो फिर आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक लैक्टोज किसके दूध में पाया जाता है? ये बहुत बेहतरीन वाला सवाल है। गाय के दूध में, भेड़ के दूध में, भैंस के दूध में, मानव के दूध में। सर्वाधिक लैक्टोज, सर्वाधिक लैक्टोज। थोड़ा सा अगर सोच समझ कर उत्तर दोगे तो मुझे लगता है सही हो जाएगा आपका, गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, पीछे भी हमने एक सवाल देखा है। तो इसका लिखो सारे, क्या करोगे सही उत्तर? सर्वाधिक लैक्टोज किसके दूध में पाया जाता है, ये सवाल है अपना। लिखो जी, ऑप्शन क्या करोगे? सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, एक भी आ रहा है, दो भी आ रहा है, तीन भी आ रहा है, चार भी आ रहा है। चार तो नहीं आया, लेकिन एक दो तीन तो आ ही रहे हैं। एक बच्चे का आया है चार, चलती फिरती आफत का, जो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मानव के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज होता है, मानव का दूध सर्वाधिक मीठा होता है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन क्या करेंगे? 4 करेंगे, और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलती फिरती आफत, डी तुक्का लगाया, तुक्का सही बैठ गया भाई। कोलेस्ट्रम किसको बोला जाता है? ये मुझे बताओ जरा फटाफट, सही उत्तर क्या होगा? कोलेस्ट्रम किसको बोला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सवाल है। मजा आ रहा है सेशन में तो लाइक और शेयर करने में आपकी तरफ से कोई कसर और कंजूसाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जितने बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं ना, वो सारे कमेंट कर दिया करो यार। आप लोग सारे कमेंट नहीं करते हो। रिकॉर्डेड मोड में जो भी बच्चे क्लास देखकर जाते हैं वो सारे कमेंट किया करो, ठीक है। इसका बताओ क्या करोगे? कोलेस्ट्रम किसको बोला जाता है? इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे क्या? अरे कोलेस्ट्रम हो जाएगा, प्रसव के बाद के 3 से 5 दिन तक के दूध को बोला जाता है। इसको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर मिल्क। 3 से 5 या 10 दिन तक का जो दूध होता है वो खीस कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या कर देंगे जी? ऑप्शन 3 कर देंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है।
नवजात शिशु का दूध थोड़ी निकलता है, उसको दूध पिलाया जाता है। खीस का रंग पीला किस वजह से होता है भाई? खीस का जो रंग होता है ना वो पीला होता है। आपने देखा होगा आपके घर पे गाय भैंस है या बकरी है, तो ब्यात के ठीक बाद में 3-4 दिन तक उसका जो दूध निकलता है उसमें पीलापन दिखाई देता है। तो पीलापन होने की वजह क्या है? ये बहुत अच्छे लेवल का अच्छा सवाल है, आपसे पूछ लेगा। तो बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या करोगे? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कैरोटीन की वजह से। उसमें क्या होता है? कैरोटीन अधिक मात्रा में होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो खीस के अंदर जो है ना, खीस में इम्यूनोग्लोबिन भी पाया जाता है, राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है और कैरोटीन भी पाया जाता है। ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, विटामिन का पूछे तो ए और ई पाया जाता है खीस के अंदर। खीस जो है ना, इसमें विटामिन का पूछे ना, विटामिन ध्यान रखना, ये पूछ लेगा आपसे कि खीस में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन ए और ई जो है ना, ये भरपूर मात्रा में खीस के अंदर पाए जाते हैं। विटामिन ए ई के साथ में इम्यूनोग्लोबिन और राइबोफ्लेविन पाया जाता है और कैरोटीन पाया जाता है भरपूर मात्रा के अंदर। ठीक है, अगला सवाल है, खीस का स्वाद होता है भाई। खीस अगर आपने खाई है तो आपको स्वाद का पता होगा, तीखा, मीठा, खट्टा या सामान्य। बहुत अच्छा, बेहतरीन, जबरदस्त वाला सवाल है। आपसे पूछा है खीस का स्वाद होता है तीखा, मीठा, खट्टा या सामान्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन कह रहे हो कि सर ऑप्शन 1 तीखा कर दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। खीस का स्वाद तीखा होता है, दूध का स्वाद मीठा होता है। खीस जो है ना, उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा कम रहती है, उस वजह से उसका स्वाद मीठा नहीं हो पाता है, तीखा होता है। ठीक है, तो साइंटिफिकली तीखा स्वाद होता है। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दूध निकालते समय प्रारंभिक दूध की कुछ मात्रा को बाहर निकाला जाता है, इसका क्या कारण है? भैया आपने देखा होगा घर पे आपके मम्मी पापा जब दूध निकालते हैं तो दूध की धार पहले बाहर छोड़ते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो शुरुआती जो प्रारंभिक दूध होता है उसको बाहर छोड़ा जाता है, उसको बर्तन के अंदर नहीं शामिल किया जाता है। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? इसमें लैक्टोज अधिक होता है इस वजह से, इसमें कैरोटीन अधिक होता है इस वजह से, इसमें जीवाणु की संख्या अधिक होती है इस वजह से, या सभी कथन सत्य है? बहुत अच्छा, बेहतरीन, जबरदस्त सवाल है, सरकारी ऑप्शन वाला सवाल है। तो बताओ क्या करोगे सही उत्तर इसका? आंसर कैसे नहीं आ रहे? लाइव चैट बंद हो गई क्या? चलो बताओ जी। अरे वाह, ये बिल्कुल सही है, यानी इसमें जीवाणु अधिक होते हैं। ऑप्शन 3 अगर कह रहे हो तो बिल्कुल सही है। शुरुआती जो प्रारंभिक दूध होता है ना, इसके अंदर जीवाणु अधिक होते हैं, इस वजह से जो दूध की धार होती है वो बाहर निकाली जाती है। हस्त विधि से दूध दोहन का कार्य करना चाहिए। हस्त विधि से आप दूध दोहन का कार्य कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, तेजी से करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, या रुक रुक कर करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। मैं देखूंगा सबका उत्तर, तो सारे लोग उत्तर लिखोगे ऑप्शन। ठीक है, हम ही दूध निकालते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूध निकालते हो, अगर आप पहले से ही पशुपालन से जुड़े हुए हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बताओ, बहुत अच्छा सवाल है इसका जवाब। और ऐसा सवाल परीक्षा में गलत कर बैठते हैं क्योंकि ऐसे सवाल कोई पढ़ाता नहीं, किताब में लिखा हुआ नहीं मिलता है, इस तरह के सवाल कम बनते हैं। तो इस तरह का सवाल बनेगा तो आपका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन करेंगे जी तेजी से, ऑप्शन करेंगे तेजी से, 2 वाला ऑप्शन करेंगे। दूध निकालने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 5 से 7 मिनट के अंदर जो दूध है वो निकाल लेना चाहिए भाई। 5 से 7 मिनट में दूध निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो दूध तेजी से निकालना चाहिए, आराम से नहीं, रुक रुक के नहीं। ठीक है, अरे रुक रुक के निकालोगे तो वो उसका जो क्या बोलते हैं, पाउस ना बोलते हैं, वो खराब हो जाएगा, वो पाउस है कि नहीं। बार बार एक बार दूध निकालना शुरू करने के बाद में अगर दूध निकालना रोक दोगे तो वो पाउस चढ़ा लेगी, दूध वापस चढ़ा लेगी, तो दूध नहीं देगी।
दूध हमेशा तेजी से निकालो, ठीक है। जय श्री कृष्णा गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, स्वागत है। चलो बात समझ आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, दूध में उपस्थित वास नहीं है बल्कि वसा है। वसा को किसके माध्यम से मापा जाता है ना, ये आपको बताना है। दूध के अंदर जो वसा होती है ना, वसा का मापन किसके द्वारा होता है? लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, ब्यूटायरोमीटर या वासोमीटर? बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। लिखो जरा। ओले, गलत हो गया। गलत तो होना ही था जब ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब गलत नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक बार गलत हो जाता है। इसका सही करने की कोशिश करो। लिखो सारे, क्या करोगे इसका सही उत्तर। पूछा गया है कि दूध में उपस्थित वसा को किसके माध्यम से मापा जाता है? लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, ब्यूटायरोमीटर या वासोमीटर? तो इसका ऑप्शन कर दोगे आप 3, यानी ब्यूटायरोमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके माध्यम से जो है ना, इसके माध्यम से मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की सघनता को मापा जाता है, सघनता को मापा जाता है, डेंसिटी को। अब देखिए आपके सामने जो ऑफर है वो चल रहा है, और ऑफर में आपको जो पूरा कोर्स है, वो पूरा कोर्स आपको मिल रहा है कितने रुपए में? मात्र और मात्र 599 में। पार्ट ए प्लस बी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, सभी क्लास नोट्स, टेस्ट, सभी प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ इसके अंदर रहने वाला है मात्र 599 में। आज ही जाकर आप दोहरा क्लासेस ऐप से अपनी बेहतरीन पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और पार्ट बी लेना चाहो तो मात्र और मात्र 399 में पार्ट बी उपलब्ध है। और ये हेल्पलाइन नंबर है 8094142584। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हम मिलते हैं आगे नई क्लास में। उम्मीद करता हूं ये वाली क्लास आपने बढ़िया तरीके से समझी है, और ये क्लास आपको मजा आया टेस्ट लगाकर। तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आगे ये सर की 8:30 बजे से क्लास है, उसमें शामिल होना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, राम राम सा, खमा गणी।